Okay, can you guys hear me? More or less सब आ गए वापस अब. Yes, sir. ठीक है Alhamdulillah. भाई. तो ये मेरा ख्याल है सुमैया का सवाल था कि स्टैंडर्ड जो है कैसे सेट हो गया गलत है. सुमैया आपका सवाल यही था. जी सर. यस सर. तो अरे भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज. अच्छा, तो प्लानिंग सीखने में टाइम लगता है, ठीक है. और जब तक हम प्लानिंग करना नहीं सीख जाते तो हम स्टैंडर्ड्स भी गलत बना सकते हैं, ठीक है. लेट्स से आप ग्रेजुएशन के बाद आपने टारगेट बनाया कि मुझे तनख्वाह चाहिए 10 करोड़ रुपए महाना की तनख्वाह. भाई एक्सट्रीम में साल में दे रहा हूँ, 1-1 करोड़ रुपए की तो तनख्वाहें लोगों की रही हैं महाना. मेरा ख्याल है 2 करोड़ की भी सुनी है मैंने, किसी बैंक के सदर थे. 1 करोड़ तो लाजमन थी सैलरी किसी बैंक के सदर की. तो लेट से आप ग्रेजुएट होते ही कहें कि भाई मुझे 1 करोड़ की सैलरी चाहिए, तो आप मार्केट में फिरती रहेंगी और पता चलेगा कि 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 5 लाख, शायद 1 लाख भी कोई नहीं दे रहा, ठीक है. तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, ठीक है. तो फिर आप क्या करेंगी कि अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे रियलिटी को देखते हुए, ठीक है ना. ये बात समझ आ रही है. यस सर. यस सर. यस सर. अब बाज दफा उल्टा भी होता है कि लेट से आपने कहा कि भाई मुझे तो 15-20 हजार से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल सकती. तो आप मार्केट में गई तो उन्होंने आपके पूछने से पहले ही उन्होंने कहा जी हमारी स्टार्टिंग 25 हजार सैलरी होगी, आपको एक्सेप्टेबल है. तो वो भी उस केस में आपको अंदाजा होगा कि भाई मैंने अपना मेयार बहुत लो सेट कर लिया था, तो मुझे इसको बढ़ाने की जरूरत है. तो जब आप मार्केट में लेट से 5-10 साल गुजार लेंगे इंडस्ट्री में किसी में, तो आपको बहुत अच्छा अंदाजा होगा कि मार्केट सैलरी चल क्या रही है और मुझे डिमांड करनी कितनी चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव कितना होना चाहिए, ठीक है ना. अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें से बास को 100 साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए, कोका कोला है, तो 100 साल 125 साल से वो प्लानिंग करते आ रहे हैं और बेचते आ रहे हैं. तो उन्हें बड़ा अच्छा अंदाजा है कि जनरली स्पीकिंग हमारा प्रोडक्ट इस साल इतना बिका है तो अगले साल कितना बिकेगा. तो वो अपने स्टैंडर्ड्स में पक्के हो गए, ठीक है ना. और तो स्टैंडर्ड चेंज करने की उन्हें रिक्वायरमेंट बहुत कम आती है. आ, अलबत्ता अनफोर्सीन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं. आप लोगों ने वो खबर सुनी है जो रोनाल्डो ने कोक के कैन को हटा के पानी की बोतल रख ली. जी सर. तो ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि वो ऐसे करेंगे, और उसका नतीजा ही निकला कि सेल्स में नहीं मगर स्टॉक मार्केट प्राइस जो है वो उसमें $4 बिलियन की कमी आ गई. ऑफ कोर्स बेस बहुत बड़ा है, कोई 50-60 बिलियन डॉलर की वर्थ है शेयर्स की, तो $4 बिलियन मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है. बट वो ये तो नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है वो इनके प्रोडक्ट को जो है वो सबके सामने हटा दे. तो बहरहाल हो जाती हैं अनएक्सेप्टेबल और अनएक्सपेक्टेड चीजें इवन फॉर कंपनीज जो कि 125 साल से ऑपरेशन में. अब आपको कुछ समझ आ गया कि हम स्टैंडर्ड क्यों रिवाइज करेंगे. जी सर, समझ आ गया. ठीक है जी. और कोरोना वायरस का देख लें, आप कहती हैं जी मेरी इतनी सेल्स हो, पता चला हुकूमत ने वो बंद ही कर दिया, ये डाइनिंग आउट कर दी, टेक होम कर दिया है, सो ऑन सो फोर्थ. सर अच्छा मेरा एक सवाल है. जी जी बताइए. सर अगर हम प्लानिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी प्लानिंग है वो सही हो, तो हम उसके लिए क्या करें सर? क्योंकि हर चीज प्रैक्टिस से आती है, तो हम अपनी प्लानिंग के लिए प्रैक्टिस क्या करें जिससे हम जो प्लान कर सके, हमारी जो प्लानिंग हो वो अच्छी हो जाए. इन फ्यूचर हमें जब बिजनेस करना हो या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो उससे पहले हम सीख लेंगे प्लानिंग कैसे करनी है. बहुत अच्छा आपका सवाल है. और इनफैक्ट आइजनहावर का जो मैं कॉल शायद बताया हो कि प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग.
प्लान जो डॉक्यूमेंट एक बन गया उसकी अहमियत नहीं है, प्लानिंग के प्रोसेस की अहमियत है। ये जनरल थे यूएस आर्मी के, जो बाद में अमेरिका के सदर भी बने, और येल यूनिवर्सिटी के भी सदर रहे, फिर अमेरिकन सदर रहे। तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है? तो लर्निंग जो है, एक तो ये माइंडसेट माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई विल कंटिन्यू टू लर्न इवन इफ आई मेक मिस्टेक्स। तो आमतौर पे होता ही है कि लोग जो है फेलियर से डर जाते हैं कि नाकाम हो गए तो क्या होगा, तो वो तो सीखेंगे ही नहीं। और यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि बाज लोग कामयाबी से भी डर जाते हैं। वो कामयाबी से ऐसे डरते हैं कि अच्छा अगर कामयाबी हो गई तो फिर मुझे वो मेयार मेंटेन करना पड़ेगा, और फिर जो है वो मुझ पे बहुत प्रेशर होगा, तो लिहाजा अचीव ही नहीं करो कुछ। अगर माइंडसेट आपका ठीक है कि गलतियां होंगी, आई विल लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन। जो जापानीज एक कोटेशन है कि सक्सेस ये है कि 7 दफा गिरे और 8 दफा जो है वो फिर वापस खड़े हो गए। ठीक है, तो फेलियर्स आएंगे। और बड़े बड़े आप लोगों को ले लें, साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, बिजनेसमैन, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, इनकी कंपनीज के फेलियर्स रहे। तो ये आप सोच लें कि फेलियर होगा, मगर हिम्मत नहीं हारनी है और चलते रहना है। ये तो जनरल बात हो गई जी माइंडसेट। सर, वो सर हाँ, प्लानिंग में सर एक पार्ट हमने पढ़ा था सर, आपने पढ़ाया था कि अगर हमें प्लानिंग करनी है तो हमने अपना प्लान बनाना है, लेकिन हमने जो प्लान बनाना है वो फ्लेक्सिबल हो। वो एक अलग चीज है कि जब एनवायरनमेंट बड़ी जल्दी से चेंज हो रहा हो, डायनामिक एनवायरनमेंट हो, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो, तो हमें प्लान में तरीक़ाकार की लचक रखनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव या गोल की लचक नहीं, तरीक़ेकार के वो गोल अचीव कैसे होगा। तो जनरल एटीट्यूड अगर आपने ठीक कर लिया कि ठीक है मुझे ये गोल चाहिए और इसमें नाकामी भी होगी, सेटबैक्स होंगे। ये जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, मुगल एम्पायर जिन्होंने इंडिया में कायम की, इनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो ये जब इंडिया में कॉन्क्वेस्ट से पहले जो इनका हाल था वो बहुत बुरा था। तो एक स्टेज पे उसने लिखा है अपनी लाइफ के बारे में कि उस ज़माने में जो भी उस स्पोर्ट को कहते होंगे, कि मेरा हाल फुटबॉल की तरह था कि जो दिल चाहे मुझे किक मार दे, और लुढ़कता हुआ मैं इधर जाता था, लुढ़कता हुआ उधर जाता था, ठीक है? बट उसने अपनी छोटी-सी फ़ौज बनाई और आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्कर करते-करते मतलब इंडिया का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फ़तह कर लिया था। मुगल एम्पायर की अ, बुनियाद उन्होंने रखी, ठीक है? तो जब एटीट्यूड ठीक हो जाए, हिम्मत नहीं हारने का आपने सोच लिया, फिर हम आते हैं स्पेसिफिक्स पे कि प्लान करने के लिए ऑब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपने सही चुना हुआ हो, और उसके बाद फिर आता है एनवायरनमेंट का तज्ज़िया। एनवायरनमेंट में आपको बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्टली अपना जो है ना, कोई ख्वाब में से निकल के हटते हुए रियलिटी देखनी होगी कि अच्छा भाई मेरे क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं ज़ाती, मेरी कंपनी की, मेरे टीम मेंबर्स की, मेरे सप्लायर्स की। ये जब आपने देख लिया स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, फिर आप देखेंगे कि जो बिगर एनवायरनमेंट है, कंपेटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, नेचुरल एनवायरनमेंट, कि इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। तो ये जब चारों चीज़ें आपने स्टडी कर ली, फिर इनके नतीजे में एक लाहे अमल बनाया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि अपनी स्ट्रेंथ से, वो आपको याद होगा क्लास में मैंने कराया था कि 4 स्ट्रैटेजीज़ निकल के आती हैं। अ, अगर आपको जी याद हो। सर। हाँ, यस सर, टैक्टिकल और नहीं, नहीं, वो तो समझिए लेवल्स हैं। देखें, ये आपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अपने देखे और उन्हें फिर मैच किया अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स के साथ, ठीक है? जी सर, याद आ गया। और इसके नतीजे में सिर्फ 4 स्ट्रैटेजीज़ निकल के आती हैं। जेनेरिक मैचिंग जब आपने की, एस को ओ के साथ, एस को टी के साथ, डब्ल्यू को ओ के साथ, और सॉरी यस सर। डब्ल्यू टी के साथ। ये सिर्फ 4 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनके अलावा कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ठीक है ना? वो सब समझाया था। तो प्लान बनाना एक चीज़, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना दूसरी चीज़। इम्प्लीमेंट आप करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और ऑपरेशनल
एस्पेक्ट्स को, मगर सक्सेस जरूरी नहीं कि आए, वेरिएशन हो सकता है आए, वो सब चीजें पार्ट ऑफ द प्रोसेस समझना है। ठीक है, कि आप अगर चलते हुए भी कहीं जा रहे हैं, ठोकर लग सकती है, गिर भी पड़ सकते हैं, कोई राह चलते हुए जो है वो लूटने की भी कोशिश कर सकता है, कोई पान की पिचकारी मार सकता है, कोई एकदम पीछे से आन के हॉर्न बजा सकता है, हालांकि आप साइड पे चल रहे हैं। ये सारी चीजें जो है एक्सपेक्टेड है। हिकअप्स जिसे कहते हैं आते हैं, कंपेरेटर कोई नया आ गया, गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन जो है लगा दी, जैसे कोरोना की मिसाल दे रहा था। आप रेस्टोरेंट चला रही हैं, आपका बेहतरीन चल रहा है, कस्टमर्स भी खुश, अर्निंग भी आपकी खूब हो रही है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। अब ये एकदम जो है एक थ्रेट आ गया, अब इस थ्रेट को कैसे टैकल करेंगे? अभी ये जो रिटेलर्स थे सारे, आप देख रही थी लॉकडाउन खत्म होने से पहले कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम जो है एहतजाज करेंगे और हम हमें चाहिए कि टाइमिंग हमारे बढ़ाओ कम से कम, ताकि जो है हम अपना कारोबार कर सकें। ठीक है ना? तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो कि उनका यूनियन है, उससे उस थ्रेट को काउंटर करने की कोशिश की। ठीक है ना? तो एक कंटिन्यूअस अमल के तहत प्रॉपर एटीट्यूड, एक्सपेक्टिंग के फेलियर होगा, बट ये जैसे अब पूरी हमने किताब पढ़ ली, इस किताब में करेज का लफ्ज शायद आपको कहीं ना मिले, हिम्मत का लफ्ज के जो इंग्लिश वर्ड होगा वो नहीं मिले, बट ये वो चीजें हैं जो कि पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के पीछे कामयाबी देती हैं उनको। ठीक है ना? तो तभी मैंने कहा था क्लास में कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग से गोल अचीव नहीं हो जाते। अव्वल तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग में इम्प्लीमेंटेशन तो दिया हुआ ही नहीं कहीं। तो टॉप लेवल, मिड लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ने तो सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कर ली। जो एक्चुअल काम होना है, जो प्रोडक्ट बनना है, सर्विस डिलीवर होनी है, वो तो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज ने करनी है। ठीक है ना? तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। अच्छा, ओके। अच्छा, अब एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये सिर्फ लफ्ज शायद आपके लिए नए मायने रखते हो, वर्ड्स तो आपने सुने होंगे, परफॉर्मेंस आप जानते हैं, कारकर्दगी जिसे कहते हैं। तो एंड रिजल्ट, नतीजा क्या निकला? तो आप क्या, मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, इतनी मेहनत की, कमर में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, रातें अपनी बर्बाद कर दी टारगेट अचीव करने के लिए। सवाल पूछा जाएगा, टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, नतीजा क्या निकला? ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस का जो वर्ड है वो इन सारी चीजों को इंक्लूड कर लेता है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है, ये परफॉर्मेंस तो एक जनरल बात हो गई। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल कारकर्दगी है, सबसे बड़ी उनकी कारकर्दगी क्या होगी कंपनी की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? सर प्रॉफिट में इजाफा होना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बिजनेस के लिए प्रॉफिट नंबर वन ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रॉफिट को मेंटेन करना, गिरने नहीं देना, और अगर हो सके उसको इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना। तो परफॉर्मेंस के भी फिर दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी जो कि वही के वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डेफिनेशन नजर आ रही हो, जो एफिशिएंसी के उसमें हमने पढ़ा था। ये देखें, इनपुट और आउटपुट, ये अगर आपको चैप्टर 1 में याद हो। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी आउटपुट, डिवाइडेड बाय द इनपुट्स needed to generate that output। रॉ मटेरियल्स आ गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं उसमें। तो लफ्ज नया है, अगर कॉन्सेप्ट जो है वही है, चैप्टर में देखा हो। और एफिशिएंसी के साथ साथ आपको याद होगा एक लफ्ज था, इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी यस में सर। आउटपुट ओवर इनपुट देख रहे हैं, इफेक्टिवनेस में आप क्या देख रहे हैं? सर इफेक्टिव में आई थिंक स्पीड ऑफ वर्क मैटर नहीं करती।
एफिशिएंसी एफिशिएंसी में जो है स्पीड ऑफ वर्क डिपेंड नहीं करती, और इफेक्टिव में शायद स्पीड ऑफ वर्क था, ऐसे ही कुछ था। सही कह रही हैं। इफेक्टिवनेस में हमारा, देखिए दोनों चीजें चलानी है। इफेक्टिवनेस में कंसर्न ये है कि जो हम कर रहे हैं वही चीज है जो करनी चाहिए, सही चीज कर रहे हैं। और एफिशिएंसी में यह है कि हम कितने लोअर इनपुट लेते हुए कितनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेट्स से आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की फैक्ट्री लगाती हैं और बहुत एफिशिएंटली योमिया 5,000 यूनिट जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आप कह रही हैं भाई मुझे इसके प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका ग्लास, इसकी वायरिंग, सारी चीज़ें बड़ी रीजनेबल कीमत में मिल रही हैं, तो लिहाजा जो है आई एम गोइंग टू मेक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। तो एफिशिएंसी तो बहुत हो गई, बट इफेक्टिवनेस होगी क्या इसमें? सर इफेक्टिवनेस तो तब आएगी अगर हम जब उसके अंदर वेरिएशंस ले आएंगे, या एडवांस मतलब थोड़ा सा इन चेंजिंग ले आएंगे, तो फिर वो इफेक्टिव हो जाएगा। नहीं, अब मैं स्पेसिफिक मिसाल के मेरे जवाब दें कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बिकेंगे क्या? सर नहीं, वो तो नहीं बिक सकते ना, अगर अभी बेचेंगे तो अभी तो नहीं बिक सकते। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जनरली स्पीकिंग जमाना खत्म हो गया है। तो जी आपने सर। बनाया तो बहुत एफिशिएंटली, ठीक है, मगर जी सर। उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो जो काम होना था, यानी प्रॉफिट कमाना था, ऐसी प्रोडक्ट बनाना था जो बिके, वो आप जो है वो नहीं बेच पाएंगे। इफेक्टिवनेस में हमें देखना होता है कि हम सही काम कर रहे हैं जो कि एक्चुअली करना चाहिए, और एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि कितने कम वसाइल इस्तेमाल करते हुए हम वो काम को जो है सरअंजाम दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। जैसे रिपोर्ट है, अब रिपोर्ट में टाइम था, एक एक सेमेस्टर था आपके पास, आपके अपने दिमाग था, आपके कॉन्टैक्ट्स थे, ग्रुप मेंबर्स, और आपके सारा जो समझाया था कि कॉन्टैक्ट जो है कहीं से निकालें, कोई कंपनी से लिंक लें एंड सो ऑन सो फोर्थ। और आउटपुट क्या था कि एक रिपोर्ट जो है बननी थी। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओवर एफिशिएंसी, हम कहते हैं ना ये ओवर एफिशिएंट बन रहा है, किसी जनरली भी हम बात करते हैं ये ज़्यादा हमारे यानी कल्चर में तो एफिशिएंसी का लफ्ज़ बुरे सेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो जी बड़ा एफिशिएंट बन रहा है वो। हालाँकि बड़ा एफिशिएंट बनना एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, मगर हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट जब ओवर एफिशिएंट बनते हैं, वो क्या करते हैं कि हमें रिपोर्ट चाहिए, आउटपुट, तो हल्दी लगे ना फिटकरी, ऐसा करते हैं कि कोई पुरानी रिपोर्ट ढूँढते हैं और उसमें ऐसा कवर पेज पे अपना नाम डाल देते हैं, यूनिवर्सिटी का अपनी नाम डाल देते हैं और बस पेश कर देते हैं, रिपोर्ट बन गई, मसला कोई नहीं। हाँ, हाँ, तो एफिशिएंसी तो हो गई, टाइम भी बच गया, दर्द-सरी बच गई, जाना भी नहीं पड़ा, कॉन्टैक्ट भी नहीं करना पड़ा, बट इफेक्टिवनेस हुई या नहीं हुई? सर इफेक्टिवनेस तो नहीं हुई। इफेक्टिवनेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि गोल ये नहीं था कि कागज़ का या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाए। असल मकसद था कि स्टूडेंट्स कुछ एक रियल लाइफ कंपनी से सीख लें और कॉन्सेप्ट जो किताब में पढ़ रहे हैं, जो टीचर ने पढ़ाया है सही या गलत, उसको जो है वो देख लें कि हाँ, ये रियल लाइफ में भी अप्लाई हो रहा है, हमने खुद देखा, एक मैनेजर से सुना। एक और मकसद रिपोर्ट का ये था कि आपके इंडस्ट्री में कोई एक तो कॉन्टैक्ट हो कि जहाँ आप कह सकें कि हाँ भाई, हम भी इस यूनिवर्सिटी के हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो एक इम्प्रेशन भी कायम होता है, नेटवर्क बनता है। तो वो तो सारे मकसद अचीव हुए ही नहीं, तो इफेक्टिवनेस जो है रह गई, एफिशिएंसी अचीव हो गई। अच्छे नंबर भी नहीं आएँगे क्योंकि वो सर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती जी, हूँ। जी, सर जब वो बात है। आपने रिपोर्ट का कहा था कि ये रिपोर्ट जमा कराएं, तो सर जब इस असाइनमेंट को बनाने के लिए मैंने जो सर्च वगैरह किया, नोट्स वगैरह बनाने के लिए, सर वो तो एक फीलिंग आ रही थी कि काश कि हम भी शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते तो आसानी से बना लेते।
अब ये तो देखें आपकी assumption है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती है ना। मेरे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कंपनियों में काम करते रहे जब वो स्टूडेंट थे। इवनिंग प्रोग्राम में खास तौर पे अगर पढ़ाने का इत्तेफाक होता है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में इवनिंग में पढ़ाया है, मोहम्मद अली जिन्ना में, दूसरी जगहों पे, इस्लामाबाद में भी पढ़ाया है। तो ये तो एक assumption है कि जो काम कर रहा है कंपनी में वो तो लाज़मन अपनी कंपनी पे बेहतरीन रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो तो उनको सब पता है। ऐसा होता नहीं है। वो वहाँ एम्प्लॉयी माइंडसेट खत्म हो जाता है, स्टूडेंट माइंडसेट उनका शुरू हो जाता है कि भाई रिपोर्ट कब बनाएँगे? या तो ऑफ़िस टाइम में बनाएँगे या घर आन के बनाएँगे। वो भी यही करते हैं कि कोई अपनी ही कंपनी की अगर वो किस्मत उनकी अच्छी निकली तो अपनी ही कंपनी को पुरानी रिपोर्ट मिल गई, उसको जो है वो चला दिया। या बहाना बनाया कि असल में हमारी कंपनी में तो इजाज़त ही नहीं है रिपोर्ट बनाने की और हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, तो लिहाज़ा जो है हम किसी और कंपनी पे बना लें। तो काम कर रहे हैं वो लेट्स से डॉलर्स में और रिपोर्ट बना रहे हैं शान पे, शान फूड्स पे। क्यों? क्योंकि शान फूड की रिपोर्टें उन्हें मिल गई बहुत आसानी से इंटरनेट से। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो आप जब कभी काम करेंगी जाके कंपनी में आपको पता चलेगा कि सीईओ को भी आप ले लें, अगर आप सीईओ भी होंगी तो आपको हर चीज़ नहीं पता, ठीक है? आपको हैरानी होगी ये सुन के कि सीईओ को ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपनी कंपनी की भी पता हो। उसकी मिसाल मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, सीईओ के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर किसी के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो बहुत से उनके भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं जिनमें उनको अब सीईओ को भी नहीं पता कि कंपैरेटर क्या मूव करने वाला है, गवर्नमेंट क्या एक्शन निकालने वाली है। जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज़ेशन करने का फैसला किया था, तो इतना सीक्रेट ये फैसला था, इतना सडन था कि कोई तैयार ही नहीं था। बड़े-बड़े बैंकों के एंड सनतों के मालिकान उन्हें पता ही नहीं था कि ये होने वाला है। बिलियनेयर्स होते हुए, उस ज़माने के मिलियनेयर होते हुए, इतना सडन डिसीजन था। So even if you are CEO and were asked to make a report on an organization, let's say आपने अपने बोर्ड को पेश करनी है, बोर्ड मेंबर्स को, तब भी ज़रूरी नहीं कि उससे फ़ायदा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि एम्प्लॉयी होते हुए आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कम से कम अपनी जॉब का पता होगा, तो वो लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा, इसको उल्टे ले लेते हैं कि इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा कोई स्टूडेंट करे और एफिशिएंसी को छोड़ दे। तो लेट्स से एक स्टूडेंट जो है वो 1 साल बाद आएँ और कहें कि सर वो रिपोर्ट आपने बनाने को कही थी, तो मैंने जो है वो पूरी इंडस्ट्री और कंपनी में जॉब कर ली और वहाँ सर्वे करता रहा, क्वेश्चनेयर, और मैंने ये बना ली है 400 पेज की रिपोर्ट, ये आप प्लीज़ कबूल कर लीजिए। तो रिपोर्ट अगर मैं खोल के देखूँ और तो मुझे लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मगर इफेक्टिवनेस तो है कि जो स्टूडेंट को सीखना था वो सीख लिया, मगर क्या चीज़ मिसिंग होगी? सर इफेक्टिवनेस। जी हाँ, इफेक्टिवनेस तो हो गई कि बहुत यस सर, अच्छी वो हो रिपोर्ट, गई। जी सर। एफिशिएंसी मिसिंग होगी। यस सर, एफिशिएंसी मिसिंग है क्या क्योंकि उसने जो काम तो किया सही किया, मगर टाइम पर नहीं किया, स्पीड ऑफ वर्क जो है वो लो हो गई। बिल्कुल सही आपने कहा, वेरी गुड। आखिरी क्लास में आप इतना बोल रही हैं, काश के सब लोग बाकी सेमेस्टर और क्लासों में इतना पार्टिसिपेट करते, तो क्या बात थी। अच्छा भाई, तो ये हो गए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस। अब हम आ जाते हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जिसे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है? पहला है एम्प्लॉय को कंट्रोल। ये आ जाए नेक्स्ट पेज पे, पेज पलट जाए। सर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ाएंगे? ये तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कोई कोर्स देते हैं या नहीं देते, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करता। सर आप विजिटिंग वैसे फैकल्टी, इसके अलावा और कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं? हाँ, इसके अलावा मुझे इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग दिए हैं माजी में, ब्रांड मैनेजमेंट दिया है, कंज्यूमर बिहेवियर दिया है। सीनियर लेवल पे तो मार्केटिंग साइड के कोर्सेज, मैनेजमेंट के कोर्सेज सीनियर लेवल के कोई और पढ़ाता होगा मुझे, तो मैं मेरा पढ़ाने का इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ।
ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग तो मुदस्सिर साहब आई थिंक खुद पढ़ाते हैं, तो बाकी जो कोर्सेज हैं और जगहों पे तो और भी कोर्सेज पढ़ाए, मगर आपके यहाँ का बता। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा वास्ता पड़ेगा अनकरीब किसी सेमेस्टर में, कि फिर वो सीनियर लेवल कोर्सेज होंगे आपके। ठीक है भाई, ये सवाल भी हो गया। अच्छा, क्या क्या चीजें कंट्रोल करते हैं? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं कि भाई आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय को जो काम दिया हुआ है वो किया या नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर काम कर लिया तो रिवॉर्ड दिया जाता है, और काम नहीं किया तो क्या किया जाता है? पनिशमेंट, पनिशमेंट। यस। और ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने कहाँ पढ़े हैं पहले, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के? सर कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। याद करें कि पनिशमेंट सर की लीडिंग और में। रिवॉर्ड की पावर किसके पास होती है? सर लीडिंग में। जी जी, लीडिंग में जो 5 सोर्सेज ऑफ पावर थे, लेजिटिमेट पावर जो आपको अथॉरिटी दी गई है, और उस अथॉरिटी के नतीजे में रिवॉर्ड, और वहाँ कोअर्सिव पावर, फोर्स करने की पावर, जिसमें पनिशमेंट की पावर शामिल। जी सर। ठीक है, तो ये वही चीज है जो यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है कि आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, वहां लफ्ज तक कोअर्स कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पनिश करने के भी बहुत से दर्जात हैं। आप जुबानी कह सकते हैं कि भाई आप लेट्स से ड्रेस कोड ठीक नहीं है, या किसी शख्स का जो है वो एटीट्यूड ठीक नहीं है काम करने के बारे में, किसी की जो है वो टाइम पे पंक्चुअलिटी ठीक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वो करते हैं रिपोर्ट में, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो एक वर्बल फीडबैक का तरीका है। फिर उसके बाद दर्जात बढ़ते जाते हैं। अगर एक शख्स वर्बल उससे नहीं मान रहा, तो फिर ऑफिशियली जो है वो फॉर्मली उसको एक लेटर इशू कर दिया जाता है। गवर्नमेंट वो शो कॉज नोटिस चलता है, तो फिर वो फाइनल शो कॉज नोटिस, तो फिर कहीं जाके जो है वो जो है वो इशू किया जाता है। पनिशमेंट अल्टीमेट यही होती है कि या तो कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है कंपनी से रिलेटेड, तो सज़ा भी हो सकती है, क्रिमिनल सज़ा। और अगर ऐसा है कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वायलेट कर दी हैं, जैसे कंपेरेटर को इंफॉर्मेशन भेज दी या कंपनी का माल चोरी कर लिया, तो फिर कम निकाल भी दिया जाता है। तो परफॉर्मेंस फीडबैक देना, ये आपको याद होगा मैंने आईक्यू और ईक्यू की बात की थी, आईक्यू वर्सेस ईक्यू, याद है? यस सर, यस सर। वेरी गुड, यस सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ये परफॉर्मेंस फीडबैक देने में ना ईक्यू चाहिए होता है ज्यादा, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क की भी बातें होती रही हैं कि मैनेजर, ये नहीं है कि आप कोई डायरेक्टर हैं किसी ड्रामे या मूवी के तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। मैनेजमेंट की उसमें भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए कि जो फीडबैक देना है। wait a minute. The session ended? No, the session is still going on. How much time do we have left? 9 minutes. ठीक है, 17 and 9 40 minutes हो जाएंगे, चलो ठीक है। All right. तो किसी को फीडबैक देना, चांस उसमें होता है कि वो बुरा मान जाएंगे, जज्बात जो है इसमें आ जाएंगे। तो एक मैनेजर को, अच्छे मैनेजर को इमोशन से डील करना, अपने और सबॉर्डिनेट के कोलीग्स के डील करना आना चाहिए। तो ये खैर पूरा एक आर्ट है कि किस तरह से किससे बात की जाए, उसको फीडबैक कैसे दिया जाए, क्योंकि मकसद झाड़ना नहीं है, बातें सुनाना नहीं है, जलील नहीं करना मकसद है। मकसद ये है कि
फीडबैक देके उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। काफी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को करेक्ट कर, ठीक है। क्या मिसालें दी हुई हैं वो आप देख लिएगा। अटेंडेंस के इश्यूज है जी। Sir, there are some classes recordings missing in YouTube channel. यूट्यूब चैनल पे तो डली हुई नहीं है, तो गूगल ड्राइव पे है। तो वो लिंक असल में कुछ क्लासें अपलोड भी नहीं हुई है, बिजली के भी मसले रहे, इंटरनेट अपलोडिंग बड़ी स्लो स्पीड होती है, आपको मालूम है। तो बेस्ट मेथड तो यही रहता है कि जैसे लाइव क्लास हो हमारी ऑन कैंपस, तो कौन रिकॉर्ड कर रहा होता है उसे, कोई। इसी तरह लाइव ये जो सेशंस है हमारे, इनको कौन सुनेगा बैठ के। बहरहाल मैं देखता हूँ कि कितनी अपलोड सर हो मैं तो सकती रिकॉर्ड करता था कभी कभार। है। अब सर ये तो हम आप, सुनेंगे सर। अच्छा, आपको तो शायद जरूरत भी नहीं है। जलाल, बगैर बताए रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ये कानूनी तौर पे नहीं तो अखलाकी तौर पे ठीक नहीं होता, क्योंकि एक माहौल ऐसा हो जिसमें सब चीज़ें डिस्कस हो रही हों, तो वो फिर रिकॉर्डिंग का वो होना, तो फिर ज़रा सी बात को हमें अ, एहतियात लेकिन करनी सर पड़ेगी। जैसे ही मिड टर्म के पेपर्स हो गए तो फिर मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने मिड टर्म के लिए रखा था उनको। अच्छा अच्छा, चलें, वो देखें, मैं मोस्ट लाइकली इजाज़त वैसे भी दे देता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात की हो जिसका मैनेजमेंट से मैंने लिंक ना जोड़ा हो, इतना लेकिन ब्रॉड सर मैं टॉपिक। तो जैसे ही मतलब कोई और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मैं पॉज कर देता हूँ, जैसे ही फिर कोई पढ़ाता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी क्लास में चलता रहे, अगर 2.5 घंटे की क्लास है तो हाँ, 2.5 घंटे वो की बात रिकॉर्डिंग आपकी होगी, ऐसा सही नहीं है। करना। मैं एक जनरल उसूल बता रहा हूँ, मैं आप बुरा नहीं मान रहा इस बात को, मगर ये थैंक कि यू सर। आइंदा के लिए किसी टीचर की भी क्लास में, या किसी जाती भी कोई हो, आपके दोस्त की, या जो भी मेल फीमेल, वो बता दें कि भाई आई वांट टू रिकॉर्ड दिस कॉन्वर्सेशन। अमेरिका में तो ये कानूनन मना है। ऐसे आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं और आपने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, ये फिर लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, उसकी फिर कोर्ट में स्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई जासूस जो है वो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, वो एक अलग बात है। एनीवे, वापस आते हैं इस पे। प्रॉब्लम टाइप्स क्या क्या है? अटेंडेंस की प्रॉब्लम, देर से आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, सिक लीव को जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट को मेरे ग्रेजुएशन के बाद ऑफर हो रही थी, तो बहुत उनको खुशी थी कि 12 दिन लीव होगी और 40 दिन हमें सिक लीव मिलेगी। मैंने कहा भाई, सिक लीव, उनके इरादे थे कि ये इतने दिन है, 50 दिन के, इसमें नॉर्दर्न एरियाज घूमा जा सकता है। मैंने कहा ये आपकी गलतफहमी है, सिर्फ 2 हफ्ते आपकी छुट्टी है, 12 डेज प्लस वीकेंड, यानी संडे संडे 14 दिन बस। वो 40 दिन जो लीव है वो आपको डॉक्टर के रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी कि बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ क्या था। ये इसलिए नहीं है कि आप बैठ गए घर पे 40 दिन के, जी मुझे बुखार चल रहा है, नजला चल रहा है, खांसी हो रही है, ऐसा नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है अब्यूज ऑफ सिक लीव। फिर ऑन द जॉब बिहेवियर्स है, ये अगेन सारी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की बात हो। इनसबॉर्डिनेशन, कहना ना मानना, सेफ्टी डिवाइस अगर फैक्ट्री में है वहाँ ना इस्तेमाल करना, गॉगल्स होते हैं, ईयर मफ्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, प्रॉपर बूट्स होते हैं, यूनिफॉर्म होता है, तो आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इंजरी हो गई तो कंपनी फिर कहेगी हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है ना। और अगर आप नशे का किसी भी किस्म का मिसयूज कर रहे हैं, ऑन द जॉब जो है वो कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सी कंपनियां जो है वो निकाल देती हैं। बाज़ कंपनियां जो है रेगुलर टेस्टिंग करवाती हैं, इस केस में ये रैंडम टेस्टिंग भी करती हैं। बेईमानी, चोरी करना, ये हम देखेंगे, आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर में। चोरी चकारी जो एम्प्लॉयज करते हैं, झूठ बोलना, अपने रिज्यूमे में, एप्लीकेशन में गलत बयानी करना, पास आउट नहीं हुए लिख दिया पास आउट हो गए, जीपीए 2 थी लिख दिया कि 2.5 थी, ठीक है। गॉड फॉरबिड किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो उसका जिक्र नहीं किया,
होता ये है कि फिर जब चीजें इन्वेस्टिगेशन में आती है ना, ये अच्छा डिपार्टमेंट वालों का काम होता है कि चेक करना। तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बड़ी-बड़ी कंपनियां जो हैं वो एक्चुअली चेक करती हैं। वो यूनिवर्सिटियों से चेक करवाती हैं, वो क्रॉस चेक करती हैं, रेफरेंसेस इसीलिए मांगे जाते हैं कि हम चेक कर लें कि ये जेन्युइन केस है या नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। राइट, ये हो गया। अच्छा, आउटसाइड एक्टिविटीज जो दफ्तर से बाहर की एक्टिविटीज हैं, उसका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली जो है वो फिर इस पे आता है। अभी कल का ही केस है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल। आपने कराची यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का सुना है? नो सर। नो सर। वो अपेरेंटली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे, कल ये काफ़ी खबर चल रही थी। तो और मैंने इससे सुना भी था कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं और मतलब कोई ऐसी निशानी, आगाही ऐसी नहीं थी कि कोई इनका होगा। अपेरेंटली 2015-16 से एक केस चल रहा था, एक और फीमेल कोलीग का उनकी, कि जिन्होंने कहा था कि इन्होंने मेरे वो जाली अकाउंट बना के और कोई वो नाशाइस्ता तस्वीरें वगैरह लगा दी थी। तो 5 साल बाद फैसला हुआ और उन्हें 8 साल सज़ा सुना दी गई। तो वो जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे, वो कैंपस से बैठ के नहीं, घर से बैठ के कर रहे थे। आउटसाइड दी यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस थी, आउटसाइड यूनिवर्सिटी टाइमिंग थी। मगर वो एक्टिविटीज़ फिलहाल तो खैर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें सज़ा दी है। अब वो सिंध हाई कोर्ट फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें जा सकती हैं। अज्यूमिंग के एक्चुअली उन्होंने गलती की थी और एविडेंस था। तो कोई जुर्म आप ऑफिस से बाहर कर रहे हो, इनफैक्ट ये आपने वो केस सुना था, सफूरा गोट एक जगह है, सफूरा चौरंगी है, वहाँ उसके करीब कोई 70 आखानियों को जो आखान हॉस्पिटल जा रहे थे, उनको बस में आईबीए के एक लड़के और उसके साथियों ने चढ़ के गोलियों से मार दिया था। ये केस आपने सुना था? जी सर, ये सुना था। जी सर, हाँ, याद है तो। जी, जी। तो वो लड़का तो खैर पकड़ा गया था, साद अजीज उसका नाम था, आईबीए का बीबीए किया हुआ था वो, अनफॉर्चुनेटली। उस साद अजीज का जो हैंडलर था, हैंडलर उसे कहते हैं जो कि उसको जिसने रिक्रूट किया और ट्रेनिंग दी। ये खबर अखबार में भी आई थी, शायद आपको ऑनलाइन डॉन वगैरह में मिल भी जाए। वो सीनियर मैनेजर कोई था यूनिलीवर में और अल्टीमेटली उसे पकड़ा गया, ठीक है ना? तो कोई एक्टिविटी जो आप ऐसी इतनी भयानक लेवल की कर रहे हैं आउटसाइड कंपनी टाइम, जिससे कंपनी का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी एक्टिविटीज जो है ना वो कंट्रोल करनी पड़ती हैं, अगर हो सके तो। अभी खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, बट तरीके होते हैं। ये कम से कम अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, स्ट्राइक ना करें यूनियन वाले, कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ना करें, हमारे सीक्रेट्स ले जाएं, 5 साल यहाँ काम किया और बाकी जाके जो है वो सारी सीक्रेट्स और चीजें बता दी।